मैंने बिटिया को बोला, मैंने कि कोई बात नहीं, पेपर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर में देख लेना। तो उसने मेरे को बताया, जो कह रहे पापा मैं इस वजह से नहीं रो रही कि मेरा पेपर ठीक नहीं गया, कि रो इसलिए रही हूँ कि जैसे ही मैंने एग्ज़ाम लिखने के लिए पेन खोला था वैसे ही मेरे हाथ का दर्द गायब था और मैं पूरे फ्लो में लिख के आई हूँ और सारा पेपर करके आई हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा वो पेपर खत्म हुआ और मैंने पेन बंद किया है, वैसे इसमें इतना भयंकर दर्द हो रहा है कि मैं चाह के भी अपना रोना नहीं रोक पा रही। और उसी स्टेट में उसने सारे पेपर दिए और ये पूरे पेपरों में रहा कि जब वो एग्जाम लिखने के लिए पेन खोलती थी तो उसके हाथ का दर्द गायब हो जाता था, और जैसे ही वो पेन पेपर खत्म होता था, पेन बंद करती थी, उसका हाथ का दर्द शुरू हो जाता था। वो पूरे एग्जाम्स को उसका चला है। ऐसे उसका जब एमएससी के अंदर वो एडमिशन की बात थी, ये 2007 की बात है जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, तो एक तारीख से 1 जून से लेके और 10 जून को जो है ना वहाँ डुगरी में वो हुआ था, गुरुजी का जो भोग लगा था वो 10 जून को लगा था पहली बार। 1 जून से लेके और उस पीरियड में हम जो है 9 जून तक जो है वहाँ टेंट वगैरह लगे थे और सुबह हम जाके बैठा करते थे और शाम को वहाँ से आया करते थे। संगत जो काफ़ी संगत बैठा करती थी, वो सारा दिन हम बैठते थे। तो आंटी भी जाया करती थी और बिटिया भी जाया करती थी। तो उसी दौरान में वो प्रोसेस चल रहा था, उसका एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था, एमएससी का, कंप्यूटर साइंस के एमएससी में उसका एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था। तो उसने एक गुरुजी से अरदास कर बैठी कि गुरुजी, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन तो हुई थी एंट्रेंस एग्जाम से, एक तो वो होना था एडमिशन और एक मेरिट से होना था। तो वहाँ 8-9 दिन जो बैठते थे तो उसने गुरुजी से कोई अरदास की कि गुरुजी मैं जो है ना एंट्रेंस से मेरे को एडमिशन नहीं चाहिए, अगर मेरिट से मेरे को एडमिशन होगा तो मैं लूंगी, अदरवाइज जो है मैं नहीं जानती, एंट्रेंस एग्जाम देने नहीं जाऊंगी मैं। और वो एंट्रेंस एग्जाम देने नहीं गई, एंट्रेंस एग्जाम देने नहीं गई उसने। एक दिन मैं शाम को ऑफिस से घर आता हूं तो उसने कहा कि पापा दिल्ली यूनिवर्सिटी से फोन आया मेरे को, लैंडलाइन पे फोन आता है। वो कहते हैं, उसने बताया है कि जी आपकी डीयू में 7th रैंक है और टॉप 10 जो बच्चे होते हैं उनकी एडमिशन मेरिट से होती है, कि आपकी 7th रैंक है और इतनी फीस है आपकी। उसने अमाउंट बताया था कि इतनी फीस है और मंडे को आके जो ना आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और इतनी फीस आके अपनी जमा करा जाए, एडमिशन ले लो। तो मेरे से बोला कि पापा आपने किसी को सिफारिश की है, किसी को बोला है कि इस बारे में? मैंने कि मेरे को तो मैंने किसी से सिफारिश नहीं की इस बारे में और ना मैं किसी को जानता कि किसी को मैं बोलूं कि भाई कोई ऐसा कोई हो। तो कहने लगे मैंने किया, और ये भी पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई यूनिवर्सिटी वाला कोई फ़ोन करके बताया कि तुम्हारा 7th रैंक आई है और तुम्हारा इतनी फीस है और आके जमा करा दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जबकि कोशिश तो यूनिवर्सिटी वाले ये करते हैं कि कोई ड्रॉप होगा तो किसी दूसरे का नंबर आएगा, लेकिन यहां तो उल्टा है। तो मैं कहने लगा चलो चलते हैं, पता भी लग जाएगा कि भी ये किसी ने सही ठीक फ़ोन किया है या वैसे ही फ़ोन किया है, किसी ने मजाक किया है। तो हम जाके जो है वहाँ जब हम पहुँचते हैं उस काउंटर पर हमने पूछे, जब उन्होंने बोला कि जी ऐसे जो है उसका एमएससी के एडमिशन का वो था, तो कहने लगे जी हाँ जी क्या नाम है, तो उसको बताया अनु शर्मा। तो उसने देख कर हाँ जी आप जो है ना आपका मेरिट में है, नाम है आपका और आप फीस जमा करा दें। तो उसने जो फीस टेलीफोन पे बताई गई थी वो फीस एग्जैक्ट वो फीस थी जो हमने जमा कराई। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी बिना किसी सिफारिश की, बिना किसी जानकार के कोई यूनिवर्सिटी वाला कोई किसी के कैंडिडेट को किसी को फ़ोन करके बताता है कि तुम्हारी डीयू में 7th रैंक है और मेरिट में तुम्हारा नंबर आ गया, इतनी फीस है, आके जमा करा जाओ। ये गुरुजी की मेहर है कि उसने जो अरदास की, उसने जो उसके अंदर जो था कि मैंने उससे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है और मेरिट से होगा तो मैं एडमिशन लूँगी, तो उसका मेरिट से एग्ज़ाम हुआ। एक बार ऐसे ही उस बिटिया का एक कोई बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट था, बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट था और उसमें बहुत कम मार्क्स आते थे। तो उसने घर में कई बार जो है ना रिवाइज किया, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं बड़े मंदिर में जो है ना सेवा के लिए जा रहा था, तो वो कहने कि पापा मेरे से पढ़ा तो जा नहीं रहा कुछ, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं 2-3 बार रिवाइज कर चुकी हूँ पूरा सिलेबस, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो कर मैं एक आपके साथ चलूँ गुरुजी को मत्था टेकने? तो मैंने कि चल। अब वो चलते चलते जो है ना उसने अपनी किताबें उठा ली, और किताबें उठा ली तो किताबें उठा के जो है ना मैंने भी उसको टोका नहीं। मैं जब वहाँ गया तो जाके मेरे को सेवा मिल गई।
तो बड़े हॉल में जब सेवा कर रहे थे, थोड़ी देर बाद उसने मत्था टेक के और मेरे से बोली आके कि पापा चलें। अब मेरे हाथ में सेवा थी। तो जो पायलट आंटी थे उन्होंने पूछा कि भी अन्नू से कि भी क्या कह रही है, कहने कि मेरा कल एग्जाम है और ऐसे जो है ना मेरे को जाके पढ़ना है। तो आंटी ने बोला कि यहीं पढ़ ले। मेरे से कहने कि पापा मैं किताबें तो लाई हूँ, अगर आप कहो तो यहाँ पढ़ लेती हूँ। तो मैंने कहा यहीं पढ़ ले, मुझे ये था कि मेरी सेवा पूरी हो जाएगी जो मेरे को गुरुजी ने बख्शी है, ये इतने पढ़ लेगी। तो गई और नीचे जहाँ से गुरुजी गाड़ी खड़ी होके और गुरुजी जिस रूम से अंदर से आते थे बड़े हॉल में अप स्टेयर होके, वहाँ उस रूम में उसको बैठा दिया आंटी ने और हम जो है ना अपनी सेवा में लग गए। वहाँ से जब सेवा करके घर आए, अगले दिन उसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम देने के बाद में उसने बताया कि पापा मैं जैसे आपने बोल दिया पढ़ ले, मैं नीचे जाके बैठ के पढ़ने लगी तो वहाँ छोटी शिव मूर्ति थी, ब्रास की शिव मूर्ति थी जो वहाँ रखी हुई थी। कह रहे वहाँ जब मैं बैठ के पढ़ने लगी तो मैंने जैसे पन्ना खोला तो जैसे 16 लाइन मेरे से पढ़ी गई, लेकिन मेरे लगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने बंद कर दिया। फिर रैंडमली खोला और फिर जैसे 8 लाइन पढ़ी गई, कहीं कोई 2.5 लाइन पढ़ी गई। इस तरह से मेरे को 3-4 बार मैंने किया और मेरे को लगा कि जैसे घर पे मेरे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, और मैं उतनी लाइन पढ़ के और मैंने वो बंद कर दिया। कह रहा लेकिन जब मैं एग्ज़ाम के लिए बैठी हूँ और मेरे पेपर सामने आता है तो मैंने देखा कि 40 नंबर का उसी बुक में से जिसका मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो जो मेरे को 16 लाइन मेरे को पढ़ने को मिली, जो 8 लाइन पढ़ने को मिली, जो 2.5 लाइन पढ़ने को मिली, जो 5 लाइन जो पढ़ने को मिली, उन्हीं के क्वेश्चन आए हुए थे और एज इट इज वैसे के वैसे मैं लिख के आया हूँ। 40 नंबर मतलब वो पक्के हैं। तो ये गुरुजी वो बोलते ना कि कोई मेरे को जो है ना मेडिकल करा रहा है, कोई मेरे से इंजीनियरिंग करा रहा है, कोई कुछ पढ़वा रहा है, क्योंकि बच्चे वो करते हैं कि गुरुजी आप बैठो, आप इसको देखो और मैं जरा खेल के आती हूँ, ये पढ़ के आते हैं। तो वहाँ गुरुजी की हजूरी में वहाँ बैठ के उसने जितने भी पेज गुरुजी ने रैंडमली खुलवाए और जितनी भी लाइनें उनसे पढ़वा दी, वो सारे नेक्स्ट डे जो उसके वो मार्क्स, वो 40 नंबर का पेपर था, उसमें 100 नंबर में से 40 नंबर का पेपर था। तो ऐसी एक सेमेस्टर में उसको उसी बोरिंग जो सब्जेक्ट जिसका मैं बता रहा हूँ उसके अंदर उसके हाईएस्ट मार्क्स आए। जिस लेक्चरर के वो जो लेक्चरर था उसका जितने भी उससे पहले उसके स्टूडेंट पढ़ के गए हैं उसके हाथ से जितने भी निकले उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके थे बिटिया के। तो उसके कुलीग्स जो है ना वो बोलने लगे कि कहने लगे भी तेरे अन्नू सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं और तू जो है ना पार्टी दे। तो उसके मुंह से निकल गया कि मेरे कौन से 90% मार्क्स आए जो पार्टी दूं। ये बात आई गई होगी। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब उसका रिजल्ट आया तो उसके 90.2% मार्क्स जो है ना उसके आए थे। और जब बड़े मंदिर गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट में गए और गुरुजी के यहाँ मत्था टेका, तो जब गुरुजी ने बोला था कि भाई बिटिया पास हो गई है, तो उसके हाथ से जो गुरुजी ने वो लड्डू को प्रसाद का डिब्बा मंगा के और वो प्रसाद बंटवाया था अपने हाथ से। यानी कि उसके मुंह से निकला था कि अगर मेरे कौन से 90% मार्क्स आए, तो उसकी जुबान से जो निकला था तो गुरुजी ने उसको भी नेक्स्ट सेमेस्टर में उसके 90.2% मार्क्स आए थे। और गुरुजी को बिना बताया कि उसका क्या पोजीशन है, गुरुजी ने जाते ही उसको मत्था टेकते ही उसको बोला कि मेरी बिटिया पास हो गई और वो प्रसाद बंटवाया था। वहीं उसका एमएससी का रिजल्ट नहीं आया था तब तक। तो कंपनियां आती हैं जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं, तो एक कंपनी जो पहली फर्स्ट कंपनी आई थी उसने भी उसमें अप्लाई किया हुआ था। तो नीचे से ऊपर चलता है, जो पैकेज वाला होता है कि नीचे छोटे पैकेज के आते हैं, फिर उसके बड़े, फिर उसके बड़े, फिर उसके बड़े। अगर आप बीच में से मिस कर देते हो, नहीं ज्वाइन करते हो, तो अगले में नहीं बैठ सकते। तो एक प्रोसेस है उसको कुछ ऐसा। तो जिस दिन उसका उस दिन इंटरव्यू था, उस दिन मैं उसके साथ गया था नॉर्थ कैंपस में। तो मैं नीचे स्कूटर के में बैठा था और वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वो हो रहे थे। तो वहाँ गए, तो जब उसका इंटरव्यू होके आया तो वापस आई वो आके और मेरे से कह रही कि पापा चलो। मैंने कहा क्या हुआ बेटे? कह रही पापा मेरा तो होना नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहे वो जो मैंने अपना जो ना उसमें हॉबीज़ में लिखा हुआ है शब्द लिसनिंग और मेडिटेशन। तो कह रहे जैसे ही मैं वहाँ गई जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा, देखते देखते वो उसमें प्रोफाइल जो था मेरा उसमें देख के कह लगे जी भाई आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आप ऐसे कैसे मेडिटेशन और ये शब्द लिसनिंग और ये चीज़ हो गया आप उसमें? ये टाइम तो ऐसा होता है लोग कोई
किसी उसमें जाता है, घूमने जाता है, कोई फिरने जाता है, एंजॉय करते हैं, आप इसमें हो गए। तो कहने मैंने गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और मेरे को शब्द सुनना अच्छा लगता है और मेडिटेशन अच्छा लगता है। तो उन्होंने पूछा, एक ने पूछा जी कौन से गुरुजी हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई गुरुजी का नाम नहीं है कोई भी, और ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, और उन्होंने किसी को नाम नहीं दिया क्योंकि महापुरुषों को कोई नाम नहीं होते। तो उन्होंने मैं वो जो सब्जेक्टिव जो पूछने वाले थे जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को फेल किया जाता है, और उसमें इतने ज़्यादा एग्जॉस्टिव वो करते हैं, और 15-20 मिनट आधा घंटा उसी में लेते हैं एक कैंडिडेट का, क्योंकि सुबह से लेके शाम हो गई थी। हम ये 6-7 बजे की बात, 6-7 बजे उसका टाइम नंबर आया था। तो वो कहने लगे पापा बार बार जो है ना वो उसके पूछने के बजाय, सब्जेक्टिव पूछने के बजाय गुरुजी के बारे में, कहाँ मंदिर है, क्या है, कैसे क्या करते हैं, वो सारा कुछ करने लगा। और मेरे लगभग जो पूरा टाइम है वो तो सब गुरुजी के बारे में रहा। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा भाई जब तेरे और उनके बीच में गुरुजी आके बैठ गए और गुरुजी हैं उसमें, तो फिर तेरे को क्या चिंता है। तो कह रहे नहीं पापा मेरा कुछ नहीं होना, क्योंकि जो सब्जेक्टिव है, जो असली है, जो हमने काम करना है, उसके बारे में तो कोई एक भी चीज़ नहीं पूछी उन्होंने, और उसी के ऊपर, उसी के बेसिस पे जो है ना वो सिलेक्शन करते हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, जब इतनी देर हो गई, सुबह से शाम हो गई है, तो और थोड़ी देर बाद अनाउंस हो जाएगा, तो तब चले जाएंगे, घर ही तो जाना है अब। वो भी नीचे मेरे साथ बैठ गई स्कूटर पे, और वहाँ से कम हम 100-125 मीटर पे हम डिस्टेंस पे बैठे हुए थे। हमें नहीं पता ऊपर क्या हो रहा है। वहाँ ऊपर लिस्ट आउट होती है सिलेक्शन की, और उसने वहाँ उसका नाम बोलता है, और उसकी जो कुलीग्स हैं वो उसको आवाज़ दे रहे होते, ढूंढ रहे होते हैं। फिर वहाँ से एक उसको बुलाने आया कि भाई अन्नू तेरा नाम बोल रहा है, और ऐसे से जो है ना सिलेक्शन हो गया। तो वो पहली कंपनी में, उसी कंपनी में उसका जो है वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हुआ, और आज भी उसी कंपनी में है। बड़े उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आए, बड़े उतार चढ़ाव बिजनेस में आए, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि सिलेक्शन उनके हाथ था, उन्होंने कराया। आज भी जो है ना, और इतनी उसकी वर्थ है उसमें कि उसको एक अलग से स्टेटस है उसका। ये गुरुजी की कृपा है, उसकी अपना जो कर्म है, अपनी जो मेहनत है, अपनी जो डेडिकेशन है, वो तो है ही है साथ में, लेकिन जो उस गुरुजी की जो मेहर है, जो गुरुजी की कृपा है, वो सबसे सर्वोपरि है। और ये 3 साल से ऐसे टाइम बीत गया कि वो गुरुजी ने ऐसा एक व्यवस्था की कर छोड़ी है कि 1 साल का तो ये लॉकडाउन का पीरियड हो गया कि वर्क फ्रॉम होम चलता है। मतलब जो टाइम वो परिवार को, अब जिस लाइन में है उस लाइन में जो टाइम परिवार को नहीं दे पाती, गुरुजी ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वो उनको भी टाइम दे पा रही है और अपने जॉब को भी टाइम दे पा रही है। तो गुरुजी की बहुत मेहर है, और मुझ पे ही नहीं, मेरे परिवार पे ही नहीं, पूरे जितनी भी संगत है, सबके ऊपर कृपा है। और इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि उसको हम झेल नहीं पाते, क्योंकि हम मांगते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अपनी पात्रता को नहीं बढ़ाते। जैसे कहते हैं कि हमारा एक किस्मत को, अगर हम एक बर्तन मान लें, एक कुकर मान के चलें कि 5 लीटर का हमने कुकर लिया, तो उसमें हम अगर 7 लीटर 6 लीटर उसमें अगर कोई चीज़ हम डालना चाहें तो नहीं डलेगी, और अगर हम उसमें कुछ पकाना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसको कम रखना पड़ेगा, तब जाकर होगा, नहीं अदरवाइज जो ओवर छलक के बाहर निकल जाएगा। तो हम अपनी पात्रता को बढ़ाएं, और मांगने की तो गुरुजी के यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मांग के हम अपना नुकसान करते हैं। गुरुजी पहले ही इतना देने को बैठे हुए हैं कि हमारे से संभलेगा नहीं, क्योंकि अभी मांगने से जो नुकसान होते हैं वो हमारे ही होंगे। एक मेरे पास जो है ना जल सेवा में अंकल हैं, तो उन्होंने एक बार मेरे को लेके गए थे, एक कोली भर के मेरे को कोने में लेके गए थे। तो मुझे लगा वो अपनी कोई पर्सनल फैमिली की पर्सनल कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मेरे को एक तरफ ले जाके उन्होंने मेरे को बोला कि अंकल पिछले 15 दिन से मैं गुरुजी को 1 सेकंड के लिए सोने नहीं दे रहा था, और मेरी कोई डिमांड थी कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, और कैसे गुरुजी दोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को ये चीज़ चाहिए। और कह रहा 3 दिन हो गए वो चीज़ मेरे पीछे पड़ी हुई है, और जब उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो विकराल रूप है, जब वो मेरे सामने आई है, तब मुझे पता लगा कि मैं क्या, मेरी 7 पुश्तें भी उसको संभाल नहीं सकती। और मैं 3 दिन से गुरुजी को ना कर रहा हूँ कि मेरा इस चीज़ से पीछा छुड़ाओ, मैं इसको झेल नहीं सकता, मैं इसको संभाल नहीं सकता।
तो हमारा मांगने में यही सबसे बड़ा वो है कि मांगते हुए बड़ा अच्छा लगता है। जब वो चीज मिल जाती है, हमें यही नहीं पता जो हम मांग रहे हैं वो हमारे भले के लिए है, हमारे नुकसान के लिए। तो गुरुजी के लिए ये है कि मांगो मत, सिर्फ मान लो। मानने में ही भलाई है हमारी, मांगने में कोई भलाई नहीं है। हमें नहीं पता, हम जब मांगेंगे वो दे देंगे, लेकिन उस देने के बाद क्या हम उसको संभाल पाएंगे, क्या वो हमारे लिए अच्छी है, वो भी हमारी समझ में नहीं है। तो यही है अरदास संगत से कि मांगो मत, सिर्फ मानो गुरु जी को। जय गुरु जी।